भारत के लाखों नागरिकों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस अन्याय और न्याय की लड़ाई में न्याय के पक्ष में खड़ा होना होगा, क्योंकि आप यदि आप शांत भी रहते हैं तो आप अन्याय के पक्ष में माने जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां, आपकी बहन बेटियां कितना सुरक्षित रह पाएंगी। वादिनी मुकदमा बार बार चिल्ला रही है कि मेरा बयान नहीं लिया जा रहा है, पूरा बयान नहीं लिया जा रहा है। उसने कोर्ट में भी एप्लीकेशन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को पत्रक भी दिया है, सारे मीडिया संस्थान में भी कहा है, विवेचक से भी कहा है, जिले के पुलिस अधिकारियों से कहा है कि मेरा बयान पूरा नहीं लिया जा रहा। क्या कि साहब क्या जल्दी थी, हमारे बिटिया का बिस्तरा रिपोर्ट क्यों नहीं आने दिया आपने? अभियुक्त से आपने कोई पूछताछ नहीं की। अभियुक्त फरार चल रहा है, अभियुक्त के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी है, उसके खिलाफ 82 की प्रक्रिया जारी है, उसके खिलाफ 25,000 का इनाम करने की परेशान करना, उनका पैसा रोक लेना और उनका पैसा नहीं देना, उनके पैसे बेईमानी कर लेना, ये सारे आरोप तो पीड़िता की माता प्रथम दिन से लगा रही हैं। और अगर 306 को सही भी मान लिया जाए, अगर जो पुलिस का कहना है उसके अनुसार, तो भी ये धाराएं सब बनती हैं। दोस्तों की सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, देर होगी लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता है। और आपको बता दें कि आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस समर सिंह को गिरफ्तार कर ही लिया और ऐसे में उनको कल सिविल कोर्ट वाराणसी में पेश किया जाएगा। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए पुनः एक बार मैं फिर से अपने चैनल पर लाया हूं यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता जो आकांक्षा दुबे केस को देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शशांक शेखर त्रिपाठी जी, जो कि इस मामले को बड़े गहराई से और बड़ी बुद्धिमत्ता से लोगों को एक एक चीज़ बारीकियों से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर कल अगर जब समर सिंह को सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा तो क्या क्या साक्ष्य हैं जो आप कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे? देखिए, हम लोगों ने अपनी बात माननीय न्यायालय से 2 दिन पहले से कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वादिनी का जो वो आरोप था कि हमारी बेटी की हत्या की गई, तो हत्या में मुकदमा न दर्ज करके आत्महत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इस नाते और हम लोग लगातार यह देख रहे थे कि पुलिस की प्रक्रिया थाना सारनाथ जो है हत्या की दिशा में न बढ़ करके और न तो वादिनी का बयान ले रहा है। तो हम लोगों ने कल माननीय न्यायालय में एक एप्लीकेशन दाखिल किया कि सरकार हमारा बयान नहीं लिया गया, हम जो साक्ष्य होने चाहिए थे वो हमसे लिए जाने चाहिए थे, वो नहीं लिए गए। इस नाते आप विवेचना का पर्यवेक्षण करें। हमारे प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर के माननीय न्यायालय ने थाना सारनाथ से रिपोर्ट तलब की प्रार्थना पत्र के प्रकाश में। इसका मतलब हुआ कि केस डायरी के साथ विवेचक को कोर्ट आना होगा और उनको यह बताना होगा कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। लेकिन उसके बाद कल वाराणसी के बड़े अधिकारी कमिश्नर साहब का एक प्रेस नोट जारी होता है मीडिया के भाइयों के लिए। उस प्रेस नोट में जब मैंने उसको देखा तो मैंने पाया कि कुछ ऐसे उसमें तथ्य लिखे हुए थे जिन चीज़ों पर मैं आपसे भी चर्चा करना चाहूँगा। जैसे एक अन्य विषय है, आप लोग देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि मित्र दंपत्ति के साथ थाना सिगरा क्षेत्रांतर्गत होटल मालिक्यूल में पार्टी में गई थी। ठीक है, तो उस पार्टी में जो भी गई थी मित्र दंपत्ति के साथ, उसमें मात्र 3 लोग थे, आकांक्षा दुबे और वो दंपत्ति जो अरुण हैं और उनकी पत्नी श्रद्धा है। फिर उसमें लिखा हुआ है कि वो वापस आ रही थी तो रास्ते में उसमें संदीप सिंह मिल गए। तो 12 बजे 1 बजे रात्रि को क्या आकांक्षा दुबे पैदल आ रही थी कि उनको संदीप सिंह वहां मिल गए रास्ते में और वो छोड़ने आ गए? खैर, इन विषयों को छोड़ दीजिए। जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है उस पर जरा सा आप अपने कैमरे का ध्यान आकृष्ट करेंगे, क्योंकि आपके माध्यम से मैं भारत के लाखों नागरिकों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस अन्याय और न्याय की लड़ाई में न्याय के पक्ष में खड़ा होना होगा, क्योंकि आप यदि आप शांत भी रहते हैं तो आप अन्याय के पक्ष में माने जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां, आपकी बहन बेटियां कितना सुरक्षित रह पाएंगी ये आपको सोचना होगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जब कमरे का दरवाजा डुप्लीकेट चाबी से खोला गया तो आकांक्षा दुबे का 100 पंखे से कमरा बंद कर पुलिस को सूचना दी। ये फोटो सबसे पहले जो लोग अंदर गए उन लोगों ने खींचा और उन लोगों ने दिया है। ये सोशल मीडिया पर यही फोटो जारी है। क्या यह लटका हुआ फोटो आपको दिखाई दे रहा है? क्या लटकना मतलब हैंगिंग, हैंग मतलब
जिसका धरातल जमीन से या किसी सतह से न टच कर रहा हो। जी। क्या यह लटकती हुई तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? तो खैर, तस्वीरें हैं। हाँ, अब वो आप तय करें और जनता तय करे। फिर इसमें द्वितीय पेज के प्रथम लाइन को मैं पढ़ देता हूं और उससे 3 और लाइन है, जरा ध्यान देंगे आप लोग। प्रकरण में विवेचना के दौरान विभिन्न गवाहों के बयान अंकित किए गए। वादिनी मुकदमा बार बार चिल्ला रही है कि मेरा बयान नहीं लिया जा रहा है, पूरा बयान नहीं लिया जा रहा है। उसने कोर्ट में भी एप्लीकेशन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को पत्रक भी दिया है, सारे मीडिया संस्थान में भी कहा है, विवेचक से भी कहा है, जिले के पुलिस अधिकारियों से कहा है कि मेरा बयान पूरा नहीं लिया जा रहा है। जो एप्लीकेशन पर लिखा है उसी को मेरा बयान मान करके पुलिस चल रही है, जबकि वह तहरीर थाना सारनाथ ने बोल करके लिखवाई थी। चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं। उसमें फिर आगे है बयान अंकित किए गए। ठीक है, देखिए ये कंटिन्यूएंस ऑफेंस है। उनकी माँ की तहरीर जो भी, अगर वो उसको एज इट इज भी मान लिया जाए तो भी उनकी माँ ने लिखा है कि मेरी बेटी का 3 साल से शोषण हो रहा था, ये लोग कर रहे थे। तो क्या 3 साल के शोषण के लिए उनकी माँ से यह नहीं पूछा जाना चाहिए था कि शोषण की प्रक्रिया क्या थी, कौन लोग शोषण कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, आपके अलावा अन्य कितने साक्षी हैं, कहां पर शोषण किया जा रहा था? ये सारी चीजें विवेचना में वादिनी से पूछी जानी चाहिए थी। इसका कोई जिक्र इसमें नहीं है। चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर आगे लिखा है सीसीटीवी फुटेज संकलित किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई, बहुत अच्छी बात है। क्या बिसरा रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं करना चाहिए था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई, बिसरा रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया। बिसरा रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें आ सकती थी जो इस केस को नया मोड़ दे सकती थी। उनके प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड पाया गया उसकी जांच के लिए भी गया है, उसकी जांच का भी इंतजार नहीं किया गया। जबकि महिलाओं से संबंधित अपराध में यदि महिला आत्महत्या भी करती है, अपने घर में आत्महत्या कर लेती है, तो भी यौन अपराध की संभावना के विषय में पुलिस को संभावनाएं तलाशनी चाहिए। क्या परिस्थितियां ऐसी आ गई कि विवेचना, महिलाओं के संदर्भ में विवेचना के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है और महिला के राष्ट्रीय महिला आयोग की गाइडलाइन है, उसको दरकिनार क्यों किया गया? क्यों उस फ्लूइड की रिपोर्ट के आने के पहले इस तरह का काम किया गया? अगला, चलिए कोई बात नहीं। ऐसे ये सब बयान आ जाते हैं, बिना रिपोर्ट के ही बयान क्यों दिए जाते हैं? तो आप जाने और भारत की जनता जो देख रही है वो बनारस के पुलिस प्रशासन से प्रश्न करे, बनारस के पुलिस प्रशासन से प्रश्न करे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। उनके मां का साफ साफ कहना है कि लगातार इसमें पुलिस जो है वो लीपापोती कर रही है। ये कहां तक सच? अभी एक बड़े पुलिस अधिकारी का आज बयान आया कि इसमें मृतका की माताजी कहीं हत्या की बात नहीं कर रही हैं। आज पीड़िता की माताजी ने अपना वीडियो जारी करके कह दिया और सारे चैनलों पर कह दिया कि नहीं, हमारी बिटिया की हत्या की गई है, हम उसकी मांग कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि साहब क्या जलती थी, हमारे बिटिया का बिसरा रिपोर्ट क्यों नहीं आने दिया आपने? अभियुक्त से आपने कोई पूछताछ नहीं की। अभियुक्त फरार चल रहा है, अभियुक्त के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी है, उसके खिलाफ 82 की प्रक्रिया जारी है, उसके खिलाफ 25,000 का इनाम करने की प्रक्रिया जारी है, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। और आप उससे भी पूछताछ नहीं करते हैं कि किस प्रकार का कोर्सन वह मृतका के साथ कर रहे थे। निश्चित तौर पर पुलिस द्वारा यह कहा गया कि उनके पास जो 2 मोबाइल थे वह जब विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वो खुल करके आएंगे तो उनकी उसमें भी कुछ साक्ष्य होंगे। वह अभी तक नहीं आए और उसके आए बिना, और उसका इस रिपोर्ट में जिक्र भी नहीं है, और उस रिपोर्ट के आए बिना जारी कर दिया गया। प्रेस रिलीज की 306 का अपराध बनता है। हम लोगों ने माननीय न्यायालय के यहाँ निवेदन किया है कि सरकार, हमको पुलिस की प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। हम लोग माननीय न्यायालय में निवेदन कर रहे हैं कि बनारस जो विवेचक इस मामले की विवेचना कर रहे हैं उनको, और बनारस के कमिश्नर साहब जिन्होंने यह नोट जारी किया है, उनको माननीय न्यायालय तलब करे और उनसे पूछे कि इन विषयों पर, बिसरा रिपोर्ट पर आपने कोई चर्चा नहीं की, आपने उनके मोबाइल डिटेल्स नहीं लिए, आपने उनके प्राइवेट पार्ट में जो फ्लूइड पाया गया उसकी जाँच नहीं की, आपने
आपने मोबाइल डिटेल्स की जांच नहीं की, उनके पेट में जो ब्राउन कलर का एक 20-22-25 ml का जो फ्लूइड पाया गया अनआइडेंटिफाइड और हेजार्डियट्स टाइप का, क्योंकि उनके स्टमक की जो वो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल चोक्ड है। तो इन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। हम लोग इस मामले में CBI जांच की मांग कर रहे हैं। अगर इस मामले में जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार है और उनकी रिमांड आती है तो हम लोग विरोध करेंगे और उसके बाद हम लोग इस विषय को लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में जाएंगे। किसी प्रकार का कोई दबाव इस मुकदमे में हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है और पीड़िता बार बार यह चिल्ला रही है कि बुलडोजर बाबा से हमको न्याय चाहिए, हमसे उम्मीद है, तो बुलडोजर बाबा न्याय देंगे। कल जब उनको यहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा तो क्या आपको लगता है कि कौन कौन सी धाराएं उनके ऊपर लगाई जाएगी? अगर अपराध सिद्ध होता है या हो सकता है कि उनको बेल मिल जाए? अभी उनको जो 306 में मुकदमा उनके खिलाफ पंजीकृत है और कोअर्सन की धाराएं लगाई जानी चाहिए। अब वो किन धाराओं में वो उसको रिमांड बनाते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ये अजीब तरह का एक सिक्योरिटी टाइप का एक गोपनीयता बरती जा रही है बहुत ज़्यादा इस मामले में। न तो वादिनी के अधिवक्ता को न तो वादिनी को कोई सूचना दी जा रही है। तो वो आएंगे, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है 306 में, तो मजिस्ट्रेट बेल दे नहीं सकते हैं और हम लोग विरोध करेंगे। वो जेल जाएंगे, उसके बाद जो विधिक प्रक्रिया है हम लोग उसको पूरा करेंगे और अन्य जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल है उनको भी तलब करवाने की मांग करेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि 302 में रिमांड बने। समर सिंह का भी एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है या वो मान चुके हैं कि हमारी वजह से ही ऐसा हुआ है, तो इसमें उनकी वजह क्या हो सकती है और क्या क्या मतलब वो प्रताड़ित कर सकते हैं? देखिए, वो बयान मैंने देखा नहीं है, एक बार देख लूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन जो सच है वो सबके सामने है। हत्या का षड्यंत्र और उनको एक्सटॉर्शन करना, उनका कोअर्सन करना, उनको परेशान करना, उनका पैसा रोक लेना और उनका पैसा नहीं देना, उनके पैसे बेईमानी कर लेना, ये सारे आरोप तो पीड़िता की माता प्रथम दिन से लगा रही हैं। और अगर 306 को सही भी मान लिया जाए, अगर जो पुलिस का कहना है उसके अनुसार, तो भी ये धाराएं सब बनती हैं। तो जो विधिक प्रक्रिया है वो चलेंगी, लेकिन हम लोग हत्या की भी दिशा में जांच चाहते हैं, क्योंकि हमारे सर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, भारत के समस्त बहुत सारे लोग आपको देखते हैं और आपके एक एक पॉइंट को लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। एक और आप समाज को सुझाव दीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं और बहुत सारे लड़कियां ऐसे समस्याओं से घिरे होते हैं, वो मीडिया के सामने या अपने माता पिता या कानून का सहारा क्यों नहीं लेते हैं और लोगों का ऐसा शिकार बने रहते हैं और लास्ट में जब के साथ कोई घटना घट जाती है तब उसमें तमाम प्रकार की बातें सामने निकल कर आती हैं। इस पे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन भी के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपने परिवार के लोगों से बात करें, अगल बगल के किसी अधिवक्ता से बात करें। अगर उनको कोई आर्थिक समस्या है तो आप यकीन मानिए, अगर आप किसी अधिवक्ता के पास जाके कहेंगे भैया हमको न्याय दिला दीजिए, तो अधिवक्ता आपके लिए अपनी जान लगा देगा। और अपने अगल बगल के किसी पत्रकार बंधु से बात करिए, थाने में शिकायत दर्ज कराइए, लेकिन किसी अपराध पर चुप मत रहिए, क्योंकि इससे अपराधी का मन बढ़ता है और आप अपराध के शिकार होते हैं। और अंत में जो लोग अपराध को छुपाते हैं उनके साथ भी उसी प्रकार का अपराध होता है, जैसा सुशांत सिंह के साथ हुआ, जैसा अभी वर्तमान में आकांक्षा दुबे के साथ हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में न्यायप्रिय शासन है, राम राज्य है, तो निश्चित तौर पर अगर अपराध हुआ है तो जिसने भी अपराध किया है वह सलाखों के पीछे होगा, न्यायिक प्रक्रिया में होगा, जो न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी उसमें होगा। देखिए सर की बातों से ये साफ साफ झलक रहा है कि आप लोगों की डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड, हॉलीवुड, तमाम प्रकार के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो डटकर सामना करें। अगर इस प्रकार की घटना किसी के साथ घटती है तो सर का कहना है कि पत्रकार बंधु और एडवोकेट तमाम न्यायालय अपनी बातें जाकर रख सकते हैं और न्याय की गुहार लगा सकते हैं। हालांकि मेरी बातचीत चल रही थी सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी जी से, और हम लोग समर सिंह के मामले में और आकांक्षा दुबे के मामले में लगातार बने हुए हैं और पल पल की अपडेट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और कल क्या मामला होता है, पेशी होने के बाद क्या रिजल्ट आता है, कौन कौन सी उनके ऊपर धाराएं लगती हैं, हो सकता है संभवतः हम लोग पुनः वकील साहब से मिलने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।